जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं जनरल साइंस का टॉपिक विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा एवं ऊष्मा। अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, राजस्थान के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और सभी कंपटीशन एग्जाम में साइंस में विद्युत धारा और कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा पर जरूर सवाल देखने को मिलते हैं। भाई देखिए, आज हम बात करते हैं, सबसे पहले पढ़े कि कार्य क्या रहता है, ऊर्जा क्या होती है और इनके यूनिट पहले पे होती है। याद रखिए, इनके यूनिट पर ही क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो हम पढ़ते हैं भाई कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। ध्यान रखना, तीनों की यूनिट एक ही होती है। ये पेपर में पूछा हुआ है किन दो भौतिक राशियों का मात्रक या यूनिट एक जैसी है, तो वहां पर ऑप्शन में था कार्य और ऊर्जा। ध्यान रखना, कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट एक ही होती है, मात्रक एक ही होता है। तो इनके यूनिट या मात्रक पढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछ लिया जाता है, तो याद रखना सदैव जूल है। एसआई मात्रक क्या है? जूल है भाई, तो जूल। फिर अगला मात्रक पढ़े, दो तीन मात्रक रहेंगे इसके। अर्घ, एक है कैलोरी। और ये पेपर में एक बार ये भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो याद रखना जूल, अर्घ और कैलोरी। वाट गुणा घंटा भी, एक जगह वाट गुणा सेकंड आ जाए तो भी एक ही बात है, ठीक है। वाट गुणा घंटा या वाट गुणा सेकंड। और है क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है इसके मात्रक भी। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा के यूनिट बताओ, तो मात्रक एसआई मात्रक ऊर्जा का क्या रहेगा? जूल रहेगा। उसके बाद में अर्घ है या आर्ग बोल दिया जाता है। कैलोरी है, वाट गुणा घंटा या वाट गुणा सेकंड रहेगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों के मात्रक हो गए। एक बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिया गया है, ध्यान रखना, कार्य के लिए पूछ लिया जाए तो। कार्य की बात करें तो सदैव याद रखना कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर। महत्वपूर्ण है फॉर्मूला, इस पर एक बार राजस्थान के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर होता है। आवेश और विभवांतर की वैल्यू दी गई थी, बस वर्क पूछा था कि उसके द्वारा किया गया कार्य बताओ। तो कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुणा विभवांतर रहता है आपका। अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। चलिए, अब पूछ लिया जाए कि भाई ऊर्जा की परिभाषा बताओ, पूछी जा सकती है कि ऊर्जा क्या होती है। तो अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा होता है, देखिए, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए आप मेरे को मैसेज कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। सिंपल सा टॉपिक है, 100% ये 1 से 2% लेकर के जाएगा भाई। 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्के देखने को मिलेंगे पेपर में। तो ऊर्जा का मात्रक याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है, जूल होता है एसआई मात्रक। फिर कार्य के लिए पूछ लिया जाए तो कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर। ऊर्जा की परिभाषा नहीं पूछी जाती, फिर भी अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। फिर हम पढ़ते हैं शक्ति या विद्युत शक्ति बोल दिया जाता है। शक्ति इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में भी इसके फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और राजस्थान के पेपर में इसकी डेफिनेशन पर क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? आपकी पावर या शक्ति कहलाती है भाई, करने की दर, ठीक है। शक्ति का मात्रक पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, कौन सा मात्रक नहीं है ये पूछा जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ा है पावर क्या है? वर्क अपॉन समय, W/T रहेगा, कार्य बट्टा में समय, क्योंकि हमने पढ़ लिया डेफिनेशन। कार्य करने की दर, इसका मतलब 1 सेकंड या 1 मिनट में किया गया कार्य क्या कहलाती है? उसकी शक्ति कहलाती है। तो पूछा जाएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक बताओ, पूछा जा सकता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। देखो, मैंने मात्रक के ऊपर भौतिक राशियों वह उनके मात्रक पर वीडियो बना दिया गया है, महत्वपूर्ण वीडियो है, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखना, वहां से भी आपको 1% मिलेगा। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछ लिया जाए, एसआई मात्रक पूछे तो याद रखना वो होता है वॉट।
एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है भाई। इसके अलावा कौन कौन से मात्रक होते हैं तो ध्यान रखना, जूल पर सेकंड भी होता है, और एक होता है अश्व शक्ति हॉर्स पावर। अश्व शक्ति हॉर्स पावर, ये याद रखिए, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो एक हॉर्स पावर होता है वो होता है 746 वोट के बराबर होती है। ठीक है, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है, 746 वोट के बराबर। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो क्या है भाई, वाट है। अब बढ़े हम आगे, तो एक कई बार क्वेश्चन ऊर्जा के ऊपर पूछता है, वो न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, लोड कैलकुलेशन पर न्यूमेरिकल आता है। उस केस में हमें पता होना चाहिए कि ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो ऊर्जा याद रखिए हमेशा होता है शक्ति गुणा समय, ये आपकी ऊर्जा का मात्रक रहता है, शक्ति गुणा समय। शक्ति का मात्रक अभी हमने पढ़ लिया किलोवाट होता है, समय क्या होता है, घंटे में होता है। तो इसीलिए एक यूनिट बराबर ऊर्जा वह चीज है, याद रखिए यूनिट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके ऊर्जा बताओ, उसके द्वारा यूज मिलेगी यूनिट बताओ। तो एक यूनिट लगभग, बराबर नहीं कर रहा हूं मैं, लगभग 1 किलोवाट आवर के बराबर होते हैं, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखो 1 किलो का मतलब ही होता है 1000। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट किलोवाट में ना दे करके वाट में दिया गया है तो याद रखना एक यूनिट का आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, एक यूनिट का वो हो जाएगा वोट गुणा में घंटा और बट्टे में 1000। हमने क्या किया है, किलो में बदल दिया है। महत्वपूर्ण रहेगा, खर्च की गई विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है एक यूनिट, या यूनिट में काउंट किया जाता है, और एक यूनिट लगभग 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो ऊर्जा का सूत्र क्या पढ़ दिया हमने, शक्ति गुणा में समय। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा का अगर पूछ लिया जाए एसआई मात्रक बताओ, हम यही पढ़ देते हैं विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक। मैं बार बार कहूँगा, मैंने भौतिक राशियां और मात्रक पर वीडियो बना दिया है, आप जरूर देखना भाई। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे तो याद रखना वो होता है एम्पियर। अच्छा सवाल बन करके आता है, पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान रखिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर अंतरराष्ट्रीय मात्रक पूछ लिया जाए, विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक वो कूलाम होता है भाई। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पूछ लिया जाए तो वो होता है कूलाम या कोलम्ब। ठीक है, कूलाम इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा के मात्रक भी। अब विद्युत धारा से संबंधित ही एक ओम ने नियम दिया था, याद रखिए ओम का नियम पूछा जा सकता है। तो अभी यहां पर एक छोटी सी चीज पढ़ देते हैं, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है पूछा जा सकता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या है, ओम। ओम ने प्रतिरोध का धारा और धारा के साथ संबंध ज्ञात किया था, या बोल सकते हो प्रतिरोध पर इन्होंने अपनी एक फॉर्मूला दिया, अपनी एक थ्योरम दी, उन्होंने इस पर काम किया भाई। तो ओम नियम पूछ लिया जाता है कि ओम नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम पेपर में पक्का पूछा जाता है कि ओम का नियम बताओ। तो ओम का नियम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में होता है। तो याद रखिए सभी V = IR, ये होता है ओम का नियम। देखो अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो याद रखो I बराबर में V/R भी पढ़ा जा सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है, V = IR रहता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक बताओ, क्या होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, ओम। और ओम का नियम बताओ, क्या है ओम का नियम, V = IR। विद्युत धारा का मात्रक पूछ लिया जाए तो एम्पियर, और अंतरराष्ट्रीय मात्रक पूछ लिया जाए, यूनिट पूछ ली जाए तो वो है कूलाम। अच्छा क्वेश्चन बन करके यहाँ से भी एक उठता है कि कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हर कोई नहीं पढ़ करके जाता और अच्छा सवाल बनता है। RS IS में अच्छा सवाल पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो याद रखिए 3.6 गुणा में 10⁶ जूल होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि 1 किलोवाट आवर ऊर्जा में
कितने जूल के बराबर होती है, तो वो होती है 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है। अब हम पढ़े इसके बारे में कि यूनिट, जब यूनिट पढ़ ही रहे थे अभी पीछे, तो यूनिट का मात्रक जब हमने लगाया है तो उससे लोड कैलकुलेशन भी पूछे जा सकती है। तो मैं यहाँ मात्रक लिख देता हूँ, कभी भी पेपर में पूछ लिया जाए लोड कैलकुलेशन या यूनिट, कितने यूनिट विद्युत खर्च की गई है, तो उसका मात्रक होता है, सदैव याद रखना, वाट गुणा में घंटा। अगर वाट किलो वाट में दिया हुआ है तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं दिया हुआ है, ओनली वाट में दिया है, तो बट्टे में 1000 लगा दो। गुणा में है दिनों की संख्या और गुणा में है बल्बों की संख्या या उपकरणों की संख्या। ठीक है, उपकरण की संख्या। ध्यान रखना, एक से उपकरण लिखने हैं, एक जैसे उपकरणों की संख्या लिखनी है। लोड कैलकुलेशन कराता है तो एक जैसे उपकरणों की संख्या लिखनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, आरएस में पूछा हुआ ही इस यूनिट पर ही, ताकि आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो, एक बार क्वेश्चन आया था कि 100 वाट का बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है, प्रतिदिन काम में लिया जाता है। क्या बोला है उसने कि 100 वाट का बल्ब है, 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है। तो बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत या खर्च बोल सकता है, व्यतीत ऊर्जा किलोवाट आवर में बतानी है। अभी किलोवाट आवर में, तो देखो हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या मात्रक पढ़ा है, देखो वाट गुणा में घंटा बट्टे में 1000, दिनों की संख्या का गुणा और उपकरण की संख्या। देखो बल्ब हमारे पास एक ही है तो उपकरण की संख्या हमारे पास एक है। तो हमें दे रखा है 100 वाट का बल्ब, वाट गुणा में घंटा, कितने घंटे चलता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, देखो वाट गुणा में घंटा, तो 6 घंटे चलता है। बट्टे में किलोवाट आवर में पूछा है तो हमने 1000 का भाग दिया। गुणा में दिनों की संख्या 1 और उपकरण कितना है, एक ही बल्ब है तो 1, अगर बल्ब 2 है तो 2। ध्यान रखना, अगर कहता है एक बल्ब है 100 वाट का और एक फ्रीज है 200 वाट का, तो अलग अलग कैलकुलेशन की जाएगी और उनको जोड़ दिया जाएगा। तो हमने अभी एक बल्ब है और एक ही दिन का कैलकुलेशन पूछा है उसने, तो देखो 0 से 2 0 कट गई। आपका मान कितना आया, 6 बट्टा में 10, या बोला जा सकता है इसी को 0.06 किलोवाट आवर। ये आपका आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये न्यूमेरिकल आरएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें सिर्फ यूनिट का मात्रक याद रखना है, एक यूनिट का निकालने का तरीका याद रखना है। तो यूनिट बराबर होती है वाट गुणा घंटा बट्टे में 1000 गुणा में दिनों की संख्या और उपकरण की संख्या का गुणा, इन सब का गुणा है। आपका आंसर आएगा किलोवाट आवर में। अगर पूछ लिया जाए कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, तो 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल के बराबर है। चलिए अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखें, पावर के ऊपर पूछ लिया जाए कई बार, अच्छा सवाल है। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। देखो हम दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर एक स्पेशल क्लास रखेंगे। जिन जिन टॉपिक से न्यूमेरिकल उठते हैं उनके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के साथ आप अपने करेंगे, और वही अच्छे से आप देख करके जाना, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है न्यूमेरिकल। देखो ये 4 से 5 एग्जाम में पूछा जा चुका है यूनिट कैलकुलेशन का। अगर खर्च में कह दे वो कि 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आता है, तो हमें याद रखना है पहले यूनिट निकालनी है और फिर जितने पर यूनिट है उसका मल्टीप्लाई कर देना, ये विद्युत खर्च आ जाता है आपका। ऐसे ही एक सवाल आ जाए कि एक विद्युत उपकरण, अच्छा सवाल बनता है जिसके सिरे पर कुछ न कुछ लिखा होता है। देखना आप लोग कभी भी बल्ब देखो या कोई भी, तो उनके सिरों पर कुछ लिखा होता है। तो जिसके सिरे पर 200 वोल्ट और 10 एम्पियर लिखा हुआ है, 10 एम्पियर करंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रतिदिन ये बल्ब कितने दिन जल रहा है वो देखते हैं। प्रतिदिन
6 घंटे जलता है, 6 घंटे जलता है। तो 40 दिन का यूनिट पूछा है, 40 दिन में यूनिट बताओ भाई, किलोवाट आवर में, ठीक है, यूनिट बतानी है। देखो पहले तो देखो उसने वोल्ट दे दिया, बट क्या नहीं दिया हमें, घंटे भी दे दिए, दिनों की संख्या दे दी, बट वोल्ट दिया है, वाट नहीं दिया। यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है, उसने वोल्ट दिया है, वोल्ट मात्रक है विभवांतर का, और वाट मात्रक होती है उसकी पावर या शक्ति का मात्रक होता है। उसने वोल्ट दिया है तो वोल्ट को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, किसमें, आपके पावर में, वोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहता है, P इक्वल टू वी गुणा में आई, ठीक है। वोल्टेज और करंट का गुणा पावर होती है, आपकी शक्ति होती है वी। तो यहाँ पर वी दे रखा है उसने कितना, 200, और एम्पियर में आई करंट कितना दे रखा है उसने, 10 एम्पियर दे रखा है। तो हमारे पास आंसर पावर कितनी आ गई, 2000 वोट आ गई। अभी 2000 वाट क्या होगी हमारे पास है, पावर आ गई। अब वैल्यू पुट करनी है हमारे फॉर्मूले में। हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या है हमारा यूनिट का फॉर्मूला, 2000 वोट गुणा में घंटे। घंटे कितने चल रहे हैं, ऊपर पढ़ लीजिए, 6 घंटे चलता है भाई, 6 घंटे हो गया। किलो में बदलने के लिए 1000 का भाग, और गुणा में दिनों की संख्या कितनी है, 40, और कितने घंटे है, 6 घंटे हमने मल्टीप्लाई में कर ही लिया। यूनिट कितनी है अपने पास में ऐसी, एक ही उपकरण है, सॉरी उपकरण कितने हैं, एक ही उपकरण है, और जो कि है विद्युत कोई भी उपकरण है वो। अब इसका कैलकुलेशन करना था हमें। देखो 3 से 3 बार ये कट गए, हमारा मान कितना आ गया, 480 यूनिट या किलोवाट आवर। ये आपका आंसर आ गया। हमें क्या करना था, ध्यान रखना वोल्ट में दिया गया है, वाट दिया हुआ होता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते। तो पहले हमने कन्वर्ट किया है, सूत्र इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर्मूला कि शक्ति का या पावर का फॉर्मूला बताओ, वो होता है V गुणा में I। तो हमारे इसको सॉल्यूशन करने के बाद में आ गया है 480 किलोवाट आवर। अगर कह दिया जाए कि 10 रुपये प्रति यूनिट बिल आता है तो बिल कितना हो गया, 10 रुपये प्रति यूनिट। हमने यूनिट कितनी काम में ली है, 480, एक यूनिट का मूल्य 10 है तो 480 का कितना हो जाएगा, 480 गुणा में 10, 4800 रुपये आपका बिल आ जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से एक बार और देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं वीडियो से छोटा रहे, फिर भी कोई भी दिक्कत हो आप जरूर बताना, अच्छे से सीखते हैं इस चैप्टर को भी। अब आ जाता है, मान लीजिए पूछा जा सकता है आपसे, वो है उष्मा संचरण की विधियां पूछ सकते हैं, उष्मा संचरण की विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में। तो यही पूछा जाता है कि उष्मा का सबसे तेज कहाँ पर होता है, कौन सी विधि में होता है, विकिरण में होगा, ध्यान रखना, रेडिएशन में सबसे तेज उष्मा का संचरण होता है। तो उष्मा संचरण की 3 विधियां रहेगी। पहली हम पढ़ते हैं चालन, कंडक्शन बोला जाता है। सिंपल सा याद रखना, लगभग मैक्सिमम ठोस का गुण होता है। तो लिखना चाहो तो लिख लेना, यह केवल ठोसों में होता है। तो ठोस में पूछ लिया जाए कि उष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो चालन या कंडक्शन में होता है। आप पढ़ सकते हो, धातु की छड़ का गर्म होना इसका उदाहरण है। दूसरी बात याद रखना सदैव ही कि जब भी उष्मा का संचरण होगा तो क्या होगा, कण तो अपने स्थान पर कंपन करेंगे भाई, कण अपने स्थान पर कंपन करते हैं। जब कण कंपन करते हैं तो होगा क्या, याद रखना, कण इधर से उधर नहीं भागते, वो सिर्फ कंपन करते हैं। और ऊर्जा या उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो यहाँ लिख लेना भाई, केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, केवल ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, स्थानांतरण होता है। जब भी ठोसों को गर्म करेंगे तो क्या होगा कि कण तो अपने स्थान पर कंपन करेंगे और ऊर्जा क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। यह है चालन विधि।
उदाहरण लिखना चाहो तो आप लोग लिख लेना कि छड़ का गर्म होना, छड़ का, धातु की छड़ का, धातु की छड़ का गर्म होना। तो देख लेना, जब भी लोहे की चीज को गर्म करेंगे, धातु को गर्म करेंगे, तो क्या होगा, दूसरे सिरे तक प्रकाश या उष्मा पहुंच जाएगी, जिससे अपने को गर्म लगेगी छड़ और हाथ से छूट जाती है। तो इसमें सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, कण अपने स्थान पर कंपन कर रहे हैं। ये कैसी विधि होगी, चालन विधि होगी। दूसरी विधि पढ़े हम, तो वो होती है संवहन, कन्वेंशन। दूसरी विधि है संवहन, दूसरी विधि है संवहन, कन्वेक्शन बोला जाता है। तीनों ही विधियां इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना, इन्हीं पर सवाल पूछ लिया जाता है भाई। तो ये याद रखिए इसके बारे में कि यह ठोस और द्रव दोनों में होता है भाई, द्रवों व ठोसों, द्रवों व गैस, द्रव व गैस दोनों में। ठोस में तो होगा आपका कंडक्शन, चालन, और ये होगा द्रव्यों व गैसों में होगा भाई। द्रव्य होते हैं उसमें या गैस में होता है। द्रव फॉर्म में जो भी रहेंगे उनमें कैसे होगा ऊर्जा का स्थानांतरण, वो होगा संवहन से। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो देखना संवहन विधि होती है। संवहन विधि में रहता क्या है, वो रहता है इसमें कण और ऊर्जा दोनों के स्थानांतरण होता है। इसमें कण व ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होता है, दोनों का स्थानांतरण होता है। एक डायग्राम से शॉर्ट में इसको पढ़ लेंगे भाई, बेफिक्र रहिए। अभी एक बार नोट्स बनाइए, छोटी सी चीजें एक डायग्राम से तीनों ही याद हो जाएंगी। संवहन, कंडक्शन और आपका रेडिएशन तीसरा जो रहता है। तो इसका उदाहरण पूछ लिया जाए, देखना आप लोग कभी भी पानी को गर्म करोगे टोपिए के अंदर या पतीले के अंदर, तो देखना पानी में छोटे छोटे कण इधर से उधर भागते हुए दिखाई देंगे। तो वो एक कण कर रहे हैं, इस वजह से देखना पानी नीचे से गर्म होता है और ऊपर तक फिर गर्म हो जाता है। इसका मतलब ऊर्जा भी क्या है, स्थानांतरित होती है। तो क्या होगा, संवहन में, कन्वेक्शन में क्या होता है, इसमें कण व ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होता है। अगर एग्जाम्पल पूछे तो लिख लेना, केतली में चाय का गर्म होना, केतली में चाय का गर्म होना। फिर तीसरा पढ़ लिया जाए तो वो होता है रेडिएशन। तीसरा कौन सा रहेगा, रेडिएशन रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों में वो रेडिएशन रहता है, ध्यान रखना। विकिरण, उष्मा का संचरण विकिरण विधि से सबसे तेज होता है, ध्यान रखना। रेडिएशन पूछा जा सकता है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा या उष्मा कैसे आती है, तो रेडिएशन या विकिरण के द्वारा आती है। तो इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी, उष्मा का सबसे तेज संचरण, सबसे तेज उष्मा संचरण कहाँ होता है, रेडिएशन में। फिर पूछा जा सकता है कि वस्तु से उष्मा किस रूप में जाती है, तो याद रखना इसमें वस्तु से उष्मा अवरक्त किरणों या इंफ्रारेड के रूप में जाती है, अवरक्त किरणों के रूप में जाती है भाई, ठीक है, इंफ्रारेड के रूप में जाती है। इसमें वस्तु से उष्मा अवरक्त किरणों में के रूप में जाती है। पूछा जाए सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो याद रखना विकिरण विधि द्वारा होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात रहती है, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का संचरण किसके द्वारा, रेडिएशन द्वारा, विकिरण द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहती है। देखिए रेडिएशन में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीटर से हाथ तक उष्मा कैसे आती है। जब भी हीटर चलाएंगे तो हाथ तक उष्मा एक तो आएगी रेडिएशन की फॉर्म में, एक आएगी
कन्वेक्शन की फॉर्म में 7n के रूप में, ये याद रखिएगा। अंत में इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि याद रखिए कि निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण संभव है। याद रखिए, निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण संभव है। ध्वनि नहीं जा सकती, ऊष्मा जा सकती है निर्वात में। तो लिख लेना, इससे, किससे? रेडिएशन से बता रहा हूं मैं। इससे निर्वात में, जहां हवा नहीं हो, में भी ऊष्मा का संचरण संभव है। संभव है। अगली लाइन पढ़ते हैं कि इसके लिए माध्यम, निर्वात में जा रही है तो खुद सो पढ़ के देखो। अगर निर्वात में भी ऊष्मा जा रही है, इसका मतलब है माध्यम की आवश्यकता नहीं। कई बार पूछ लिया जाए कौन से विधि में ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो याद रखना रेडिएशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो माध्यम की आवश्यकता नहीं, तभी तो निर्वात है। निर्वात का मतलब कोई माध्यम है नहीं। 3 ही माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। ठीक है, 4 माध्यम होते हैं। तो यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तभी तो निर्वात में भी जा रही है। निर्वात माध्यम है ही नहीं, माध्यम 3 ही है हमारे लिए, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठोस में भी जाती है, द्रव में भी जाती है, गैस में भी जाती है, और तीनों ही नहीं है, इसका मतलब निर्वात है, तो वहाँ भी इसका संचरण संभव है। इसका मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब पढ़े अपने, अच्छी बात आती है, ऊष्मा पर ही जब पढ़ रहे हैं तो विशिष्ट ऊष्मा पूछी जा सकती है। चलिए एक डायग्राम द्वारा ये समझा देता हूँ मैं आपको, तीनों ही विधि आपके लिए इजी हो जाता है। ये देखो, स्टोव मान लेते हैं कोई भी, या गैस मान लेते हैं आपके पास, कि ये क्या है, आपके पास एक गैस रखा हुआ है। इससे जब भी ये क्या निकल रही है, आपके पास ऊष्मा निकल रही है। अब इसके ऊपर हम क्या रख देते हैं, एक पतीला रख देते हैं। ठीक है, एक पतीला रख देते हैं। ये पतीले का डंडा हो गया। अब इसमें हम क्या डाल देते हैं, पानी। ये आपकी ऊष्मा रहेगी। अब ऊष्मा से क्या होगा, देखो, एक तो पानी में इधर से उधर ये वाले द्रव भागता हुआ दिखेगा आपको, कण भागते हुए दिखेंगे। तो जो जल में हो रहा है वो विधि कौन सी होगी, आपने संवहन या कन्वेक्शन होगी। ऐसे ही धातु के कण एक जगह कंपन करेंगे, और कंपन करेंगे तो कहाँ जाएंगे, हत्थे की तरफ जाएंगे। क्या होगा, कण नहीं जाएंगे, कण एक ही जगह कंपन करेंगे और ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, जिससे धातु की छड़कियाँ का अगला छिरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपके पास कंडक्शन हो गया, चालन विधि होगी। और जो पतीले तक देखो, यहाँ से जो जा रही है आपके, जो लाइट के रूप में बोल सकते हो या इस अग्नि के रूप में जा रही है, तो ये माध्यम कौन सा हो गया, आपका विकिरण माध्यम हो गया, रेडिएशन हो गया। ठीक है, रेडिएशन से जा रही है, विकिरण से जा रही है। तो ये तीनों ही विधियां होगी। तो विकिरण कहाँ पर है, देखो, गैसों का गुण हो गया बोल सकते हो, या ऊष्मा का सर्वाधिक संचरण कहाँ हो गया, रेडिएशन द्वारा हो गया। फिर ठोस का गुण कौन सा होता है, या ठोस में ऊष्मा का चालन कैसे होगा, तो चालन विधि द्वारा संचरण होगा। जल में और गैसों में कैसे होता है, संवहन या कन्वेक्शन के द्वारा होता है। तो ये डायग्राम याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा कि पानी में जो हो रहा है, इधर से उधर कण भाग रहे हैं, वो तो है संवहन, और जब हत्था गर्म हो रहा है तो वो है कंडक्शन। और जो आप पतीले के को जो आंच मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, खुले में मिल रही है, विकिरण द्वारा पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये आपके 3 विधियां होगी जिसमें ऊष्मा का संचरण होता है। शायद थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कारण ये है कि लंबा वीडियो ना खिंच जाए। बाकी आप अच्छे से देखिए, आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। जो लाइनें इंपॉर्टेंट बोली है वो तो है ही, हमें इसमें कुछ नहीं, ये तो थ्योरी लिखी है। हमें 3 ही विधि याद रखनी है कि ऊष्मा संचालन की विधियाँ पूछेगा, ठीक है, संचरण की विधियाँ पूछेगा। तो 3 विधियाँ हैं, चालन है, संवहन है और विकिरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए विकिरण है। सबसे तेज ऊष्मा का संचरण किस में होगा, रेडिएशन द्वारा। एक याद रखना है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा कैसे संचरण होती है, तो याद रखना रेडिएशन द्वारा, विकिरण द्वारा संचरण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिमोट से टीवी बंद करना या रिमोट
टीवी का रिमोट में कौन सी किरणें काम में ली जाती है? इंफ्रारेड किरणें काम में ली जाती है, याद रखिए, अवरक्त किरणें काम में ली जाती है। किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो ध्यान रखना, विकिरण या रेडिएशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं विशिष्ट ऊर्जा। विशिष्ट ऊर्जा, विशिष्ट ऊर्जा की बात करते हैं। देखिए, विशिष्ट ऊर्जा कुछ नहीं है, देखो, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है ना, वही क्या है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। मैं परिभाषा लिख देता हूं, ऐसे तो बोल दी है, नोट करना चाहो तो बोले हुए से कर लेना, बट फिर भी लिखनी है उसको लिख लो भाई, कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊर्जा कहलाती है। कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। क्वेश्चन इसलिए अच्छा बनकर के आ जाता है कि घरेलू बर्तन सामान्यतः कांसा, स्टील और पीतल के बने होते हैं, कारण बताओ। वहां पर अच्छा क्वेश्चन बनकर के आ जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा को लेकर के, क्योंकि इनकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? कम होती है। कम होने का मतलब क्या है? जल्दी गर्म होते हैं ये। बाकी अब लोहे की चीज है, वो देरी से गर्म होगी और देरी से ठंडी होगी। कारण ये है कि क्योंकि उनकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। याद रखना, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। विशिष्ट ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती? द्रव्यमान पर। तो मैं यहां लिख देता हूं, पानी की विशिष्ट ऊष्मा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है भी, सबसे अधिक होती है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। देरी से ही गर्म होगा और देरी से ही ठंडा होता है। विशिष्ट ऊष्मा का यही गुण है कि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है वो देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। अब बताओ, हमें बर्तन कैसे चाहिए? वो चाहिए क्या जिसमें सब्जी बनाने के लिए 5 घंटे लग जाए? हमें चाहिए कि 15-20 मिनट में या अपने जल्दी से जल्दी सब्जी बन जाए। तो हमें विशिष्ट ऊष्मा कम वाली चाहिए, जिसमें जल्दी बर्तन गर्म हो और जल्दी ठंडे हो जाए। तो अपने लिए जो घरेलू बर्तन काम में लिए जाते हैं उनकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? कम होती है। ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, घरेलू बर्तन, यही विशिष्ट ऊष्मा कम होना कारण होगा। ज्यादा मत कर देना, अच्छा सवाल बनता है। बर्तन सामान्यतः किसके यूज में लेते हैं? अब तो कांसे के लेते नहीं है, स्टील के मिलेंगे या पित्तल के मिलेंगे भाई। लगभग के घर में तो स्टील के ही है। तो कांसा, स्टील और पित्तल के बने होते हैं। इसका कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वो कारण क्या है? इनकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। विशिष्ट ऊष्मा कम, मैं बार बार कहूँगा, ध्यान रखना, ज़्यादा मत कर देना, क्योंकि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है वो जल्दी से देरी से गर्म होगा और देरी से ठंडा होगा। हमें बर्तन क्या चाहिए? जल्दी गर्म करनी है। तो हमें क्या है? विशिष्ट ऊष्मा कम रखनी है। जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी उसकी ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है भाई, इसी वजह से। तो विशिष्ट ऊष्मा कम और ऊष्मा चालकता अधिक, ऊष्मा चालकता अधिक। इसी वजह से हम कांसा, स्टील और पित्तल के लेते हुए, इनकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? कम होती है और ऊष्मा चालकता क्या होती है? अधिक होती है। अब हम पढ़ते हैं, एक बार काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति उबलते हुए पानी की तुलना में भाप से ज्यादा जलता है, कारण बताओ। देखो, कारण क्या होगा कि उसमें कुछ न कुछ छुपा हुआ है और वो छुपी हुई ऊष्मा की परिभाषा पूछ ली जाती है और वो होती है आपकी लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। अब हम पढ़ते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा पेपर में यही पूछा जाएगा कि 100 डिग्री
तापमान वाले पानी और 100 डिग्री भाप, व्यक्ति किससे ज़्यादा जलेगा? ध्यान रखना भाप से जलेगा, क्योंकि वो क्या है, गर्म से भाप की अवस्था में गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें छुपा हुआ है। तो उसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी छुपी हुई है, जिसको गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट के बारे में बात करें तो हमेशा ध्यान रखना कि मैं लिख देता हूं कि आदमी भाप से ज़्यादा जलता है, ये याद रख लेना, इसके बारे में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। आदमी भाप से ज़्यादा जलता है। कारण क्या है? लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा। ऐसे ही बात कर लिया जाए कि कोई व्यक्ति 0 डिग्री तापमान वाले पानी, ठीक है, द्रव अवस्था में पानी की बात कर रहा हूं, और एक 0 डिग्री बर्फ में खड़ा है, तो उसको सबसे ज्यादा ठंड किस में लगेगी? ध्यान रखना, ठंड पूछा है इस बार। मैं यहां लिख देता हूं, ये तो हो गया भाप से ज्यादा जलेगा। एक मैं डायग्राम बना देता हूं कि ये वाला जो है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ है, और ये वाला पतीला है जिसमें क्या है 0 डिग्री पानी है, सेंटीग्रेड पानी है भाई। अब आदमी को ठंड किस में कम लगेगी या ज़्यादा लगेगी? देखो इसमें, देखो ठोस अवस्था में और इसमें द्रव अवस्था में, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हुई है, प्लस हुई है। जब प्लस हो गई तो एक एनर्जी आ गई, तो हमें ठंड लगेगी नहीं, तो हमें क्या है, बर्फ की तुलना में क्या है, कम ठंडा लगेगा पानी। ध्यान रखना, बर्फ की तुलना में पानी कम ठंडा लगेगा। बात ठंडे की हो रही है, और वहां पर क्या हो रहा था कि ज़्यादा किससे जलेगा? देखो गर्म पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब पानी उबलता हुआ पानी है, और एक उसकी अवस्था चेंज होगी भाप। भाप में कैसे बना कि उसमें कुछ तापमान जुड़ा है, तो इसका मतलब उसमें हीट क्या है, ज़्यादा है, तो भाप से ज़्यादा जलेगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में कम ठंड लगेगी। ध्यान रखना, ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर वाला ही पूछा जाएगा कि एक आदमी भाप से ज़्यादा जलता है, कारण बताओ। तो क्या कारण है हमारा भाई? गुप्त उष्मा उसमें कारण रहेगा। तो अभी जो जितना थोड़ा सा पढ़ा है उसका रिकैप ले लेता हूँ मैं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर चल रहा है, जरूर देख के जाना, आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 2 तो मिनिमम ही, हो सकता है इससे 3 या 4 क्वेश्चन भी मिल जाए चैप्टर से। तो विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा, उष्मा के लिए हमने सबसे पहले पढ़ दिया कार्य, ऊर्जा और उष्मा के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनकी यूनिटी। यही पूछेगा कि ऊर्जा की एसआई यूनिट बताओ, क्या है ऊर्जा की एसआई यूनिट? जूल है भाई। बाकी यूनिट भी याद रखना, एक बार पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन सी इनमें से मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा के मात्रक है जूल, अर्ग, कैलोरी या किलो कैलोरी भी बोल दिया जाता है, वाट गुणा घंटा या वाट गुणा सेकंड। फिर हमने पढ़ा कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणा विभवांतर होता है। इस पर हम लास्ट में एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा कहलाती है। शक्ति का मात्रक पूछ लिया जाए तो होता है आपका वाट। वाट तो है एसआई मात्रक, बाकी मात्रक पढ़े तो जूल पर सेकंड या हॉर्स पावर। तो शक्ति होती है कार्य करने की दर, या 1 मिनट या 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाती है, उसकी शक्ति कहलाती है। तो 1 हॉर्स पावर पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में कि 1 अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। ऊर्जा का सूत्र पढ़े तो याद रखना शक्ति गुणा समय रहता है। ऊर्जा शक्ति को किलोवाट में पढ़ा और समय होता है घंटे में। तो एक ऊर्जा की या एक विद्युत यूनिट की इकाई क्या आ गई हमारे पास? लगभग 1 किलोवाट आवर के बराबर आ गया। फिर हमने पढ़ा विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और विद्युत धारा मापने का यंत्र पूछ लिया जाए तो एमीटर होता है भाई। अगर विद्युत धारा मापने का यंत्र पूछ लिया जाए तो वो होता है एम्पीटर या एमीटर। एमीटर या एमीटर भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। ये यंत्र है जिसके द्वारा धारा मापी जाती है। तो एम्पियर धारा का मात्रक हो गया। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पूछे तो है कूलाम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक बताओ ओम। क्यों? क्योंकि ओम ने नियम दिया था प्रतिरोध के संबंध में। तो ओम का नियम क्या कहता है? V = IR, ठीक है। फिर हमने पढ़ा 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट RS लेवल के पेपर के लिए। तो 1 किलोवाट आवर में होते हैं 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल।
फिर हमने यूनिट जो घर में आप विद्युत खर्च कर रहे हो उसकी यूनिट का फॉर्मूला पढ़ा। वो यूनिट होती है वाट गुणा घंटा और बट्टे में हजार। हजार इसलिए कि वाट को किलोवाट में बदला जा सके, गुणा में है दिनों की संख्या और गुणा में उपकरण की संख्या। मैं कहूँगा एक जैसे उपकरणों की संख्या है, अगर उपकरण अलग है तो अलग से ये सूत्र लगाओ और फिर आप टोटल करके यूनिट निकाल देना। तो हमने एक एक न्यूमेरिकल किया। 100 वाट का बल्ब 6 घंटे चलाया और एक दिन का हमने लोड कैलकुलेशन कर दी कि कितना लोड आता है। तो वो यूनिट आ रही है आपके पास में 0.60 किलोवाट आर। ऐसे ही वाट में ना देख करके आपको वोल्ट और एम्पियर लिखा हुआ आ जाए तो हमें पहले वाट में बदलना है। तो पावर का सूत्र क्या होता है, ऊर्जा का क्या रहेगा, P = V × I, विभवांतर गुणा में करंट होता है। हमने वोल्ट और कम करंट को किस में बदल लिया, वाट में बदल लिया। और फिर पुराना सूत्र लगा करके हमने इसका लोड कैलकुलेशन या यूनिट का खर्च का कैलकुलेशन कर दिया है। उष्मा संतरण की फिर विधियां पढ़ी। 3 विधियां हैं, सीधे ही चलें डायग्राम के ऊपर। पहली विधि रहेगी ठोसों के लिए, जिसमें धातु की छड़ गर्म हो रही है, तो वो विधि क्या कहलाती है, कंडक्शन या चालन। फिर द्रव और गैस का गुण है कन्वेक्शन, संवहन, जिसमें कण एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और उष्मा का भी स्थानांतरण होगा। सबसे तेज उष्मा का संतरण होता है रेडिएशन द्वारा। सूर्य से पृथ्वी तक भी ऊर्जा कैसे आती है, उष्मा कैसे आती है, रेडिएशन द्वारा। तो निर्वात में किस विधि द्वारा उष्मा का संतरण संभव है, तो वह रेडिएशन। ये डायग्राम था। अब हम पढ़े विशिष्ट उष्मा। ध्यान रखिए, विशिष्ट ऊर्जा जिसकी ज़्यादा रहेगी वो देरी से गर्म होगा, देरी से ठंडा। घरेलू बर्तन की विशिष्ट ऊर्जा कम होती है, तभी वो जल्दी खाना पकता है भाई, और उसमें हम पीतल के बर्तन इसी वजह से लेते हैं भाई। फिर हमने पढ़ा गुप्त उष्मा। इसका मतलब किसी भी उष्मा में छुपी हुई जो उष्मा है उसके बारे में बात करें तो वो गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट है। तो आदमी भाप से ज़्यादा जलेगा क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा होती है। आदमी 0 डिग्री टेम्परेचर वाटर में उसको कम ठंड लगेगी, कारण है उसमें क्या है भाई, लेटेंट हीट है। फिर इसी में ही हम आगे पढ़े तो एक छोटा सा आ जाता है रेफ्रिजरेटर पढ़ देते हैं। रेफ्रिजरेटर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने का, इसमें यही पूछेगा कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। ध्यान रखना, सिद्धांत पूछ लिया जाता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर याद रखना सिद्धांत काम करता है रुद्धोष्म प्रकरण या गैस के प्रसार पर, गैस का प्रसार, रुद्धोष्म प्रकरण, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं अंग्रेजी में, रुद्धोष्म प्रकरण, एडियाबेटिक प्रोसेस, इसका सिद्धांत है भाई। कई बार पेपर में यूँ पूछा गया कि फ्रिज में फ्रीजर ऊपर क्यों रखते हैं। देखो आजकल तो नीचे भी आने लगे, मैक्सिमम में ऊपर क्यों रखे जाते हैं, इसीलिए कि ताकि पूरे फ्रिज का ताप क्या हो सके, एक समान हो जाए, इसीलिए रखे जाते हैं। तो थर्मोस्टेट का कार्य यही है कि ताप को स्थिर बनाए रखता है। याद रखना, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम बताओ। थर्मोस्टेट का काम क्या काम है, ताप को स्थिर बनाए रखना, ताप को स्थिर बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना। अब हम आगे पढ़ें तो हमने एक वीडियो में भी चर्चा की थी और आज वापस बता रहा हूं कि बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खुला रखने पर, बंद कमरे की बात कर रहा हूं, तो याद रखना धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। ऐसे ही बंद कमरे में पंखा चलाने पर क्या होगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। ठीक है, दोनों ही केस में तापमान बढ़ता है, बंद कमरे की बात करें तो। और पूछ लिया जाए फ्रिज में तापमान कितना रखा जाता है, तो फ्रिज में तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इस तापमान पर जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखा जाता है। कारण इस तापमान पर क्या हो जाता है, जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं भी, जीवाणु निष्क्रिय। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां से अभी एलडीसी के पेपर में भी देखने को मिला है और आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाली फाइल या यही पेज इंपॉर्टेंट रहेगा। वो है
ऊर्जा स्थानांतरण के उदाहरण, ठीक है, ऊर्जा स्थानांतरण के उदाहरण। तो हम पहले बढ़ा देते हैं एक छोटा सा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है, कांस्टेंट है भाई, ना तो इसे बनाया जा सकता है ना इसे खत्म किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। क्या याद रखना है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है भाई, बस इसको ना बना सकते हम ना हम नष्ट कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा या कुल ऊर्जा नियत है या कांस्टेंट है, कुल ऊर्जा नियत है, कांस्टेंट है भाई, इसको ना बना सकते हैं ना आप लोग नष्ट कर सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। और ये रूपांतरण ही आपका क्वेश्चन आएगा जो अब हम करेंगे, ठीक है। तो मैं ऊर्जा रूपांतरण की उदाहरण लिखा रहा हूँ भाई, क्योंकि ऊर्जा को ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते, बदल सकते हैं, तो वही पूछा जा रहा है, ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण। यहां से ही पक्का क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका विद्युत जनित्र बोल देते हो या जनरेटर बोल देते हो या डायनमो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ के जाना। सबसे पहला ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत जनरेटर। जनरेटर ना आए तो डायनमो है भाई, गाड़ियों में भी लगा होता है, जनरेटर में भी लगा होता है। इसका कार्य क्या है याद रखना, ये करता है विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विद्युत जनरेटर या डायनमो क्या करता है, एक प्रकार का यंत्र है जिससे हमें क्या मिलेगी, विद्युत मिलेगी। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पूछा जा सकता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण बताओ, तो विद्युत जनरेटर या डायनमो। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, विद्युत मोटर, जिसको आप लोग पंखा बोल देते हो, विद्युत मोटर। ये क्या कर रहा है, ध्यान रखिए, क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, विद्युत को किस में, यांत्रिक में। तीसरा उदाहरण हम पढ़ते हैं, सौर बैटरी। आजकल इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रहेंगे कि जो सोलर सेल है या सोलर बैटरी है वो क्या कर रहे हैं, जो प्रकाश आ रहा है सूर्य से उस प्रकाश को बदल रहा है वो सीधे किस में, विद्युत में। सोलर सेल क्या कर रहे हैं, प्रकाश को विद्युत में बदल रहे हैं। और कल को पूछ लिया जाए कि सोलर सेल में कौन सी धातु या क्या इस्तेमाल में लिया जाता है, तो ध्यान रखना सिलिकॉन धातु काम में ली जाती है या अर्धचालक काम में लिए जाते हैं, सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन धातु काम में ली जाती है या अर्धचालक बोल सकते हो, काम में लिया जाता है। अब अगली पढ़े हम, चौथा पढ़ते हैं, हीटर। हीटर आपको ही पता है, क्या करोगे, विद्युत से हीटर चलेगा और वो क्या कर देगा, हमें क्या मिलेगा, आपको उष्मा मिलेगी, जिससे आपके हाथ वगैरह गर्म हो जाते हैं ऊपर रखने पर, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, उष्मा में बदल रहा है। और ये यहाँ से एक तो डायनमो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये 5 नंबर है, RS 2015 के क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, तो बैटरी बदलती है। ध्यान रखना, बैटरी क्या होगा, रासायनिक जो ऊर्जा है, जो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा किस में बदल देगी, आपके विद्युत ऊर्जा में बदल देगी। या बैटरी से ही आप क्या ले सकते हो, प्रकाश ले सकते हो, या इसी से क्या चला सकते हो, कोई यंत्र चला सकते हो, तो यांत्रिक ऊर्जा। तो तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। पेपर में ये आया था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र बताओ, तो वो है बैटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखना फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोवोल्टिक मत करना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है, ठीक है। चलिए एक और रूपांतरण पढ़ते हैं ऊर्जा का, वो है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, देखो हम जो भी माइक में बोलते हैं वो आपके विद्युत सिग्नल है, उसको ध्वनि में जो कन्वर्ट कर देता है वो लाउड स्पीकर होता है।
तो क्या कर रहा है ये, विद्युत को किस में बदल रहा है, ध्वनि में बदल रहा है, विद्युत को ध्वनि में। और ऐसे ही आप जब बोलते हो तो एक माइक में बोलते हो, तो माइक के या माइक्रोफोन में बोलते हो, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन में हेलो बोला, हेलो क्या है, आपकी ध्वनि है भाई। तो ये क्या करता है, ध्वनि को किस में बदल देता है, विद्युत में बदल देता है, याद, ध्वनि को विद्युत में, ध्वनि को विद्युत में बदल देता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूपांतरण रहेंगे ऊर्जा के। मैं वापस रिकैप ले देता हूँ जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर चर्चा भी कर लेंगे। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्युत जनरेटर, यंत्र है। देखो जनरेटर क्या है, आपके यंत्र तो है। अब उसको चलाओगे आप, पेट्रोल से चलाओ, किसी से भी चलाया, चलाने के बाद में हमारे घर के सारे उपकरण चल जाते हैं। इसका मतलब हमने क्या बना दी, ऊर्जा बना दी या विद्युत बना दी है। तो यंत्र से क्या बना दी हमने, विद्युत। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में। किसने, विद्युत जनरेटर ने या डायनेमो। ऐसे ही विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर जैसे में पंखा हो गया आपका, तो ये क्या करता है, विद्युत से चलेगा, विद्युत लेगा और क्या चलेगा, ये यंत्र चलेगा। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में। सोलर सेल क्या करता है, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उसको विद्युत में बदल देता है। सोलर सेल में काम में लिया जाता है आपके सिलिकॉन धातु में, सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है आईसी चिप बनाने में। इंपॉर्टेंट बातें रहती है, ये ध्यान रखना, आईसी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। अब सोलर बैटरी या सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करता है, ये करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, और ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है ना। तो सोलर बैटरी किस सिद्धांत पर काम करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। अब हीटर के बारे में कम ही चांस है, वरना याद रखना विद्युत से चलेगा और हमें क्या देगा, उष्मा। तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। बैटरी होती है तो उसमें क्या होता है, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, उसके बीच में रासायनिक क्रिया होती रहती है। तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत में। या उसी ऊर्जा से हम क्या जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो वो क्या होगी, प्रकाशीय ऊर्जा। या उसी से कोई यंत्र चला लेते हो तो वो क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा। तो बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। लाउड स्पीकर में क्या होता है, देखो माइक्रोफोन में हमने ध्वनि दी, वो ध्वनि को कन्वर्ट कर देगा किस में, विद्युत में। अब ये विद्युत वाली ऊर्जा आगे जाएगी और हम लाउड स्पीकर लगाएंगे, वो क्या करेगा, ध्वनि में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इन दोनों का कन्वर्जेशन कहलाता है रूपांतरण। अच्छे दोनों पर ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से, विद्युत जनरेटर या डायनेमो पर, और दूसरा अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके बैटरी के ऊपर। बैटरी वाला तो आरएस 2015 के अंदर पूछा गया है, और हर राजस्थान के पेपर में, मैं कहता हूँ 10 पेपर में से 9 में यही पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो बदलता है, जनरेटर बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे। अब हम पढ़ लेते हैं भाई ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। अब हम पढ़े ऊर्जा के स्रोत, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ऊर्जा के स्रोत। पीछे सीईटी जो पेपर हुआ है राजस्थान का, उसमें इसी से क्वेश्चन पूछा गया, बता दूंगा मैं कौन सा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो गवर्नमेंट सर्विस का, ऊर्जा के स्रोत पर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अभी जो सरकार है वो इन्हीं पर काम कर रही है। किस पर, सोलर पर, विंड एनर्जी पर, जल एनर्जी पर, इन्हीं पर तो काम कर रही है। तो पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊर्जा के स्रोत पर। ध्यान रखना, इंडिया में लगभग 2 लाख मेगावाट की खपत होती है मिनिमम। अब सोच लो ये बनेगी कैसे। तो ऊर्जा के स्रोत याद रखिए 2 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होते हैं नवीनीकरण या नवीनकरणीय बोल देते, रिन्यूएबल एनर्जी बोल देते हो, रिन्यू कर सकते हो, जिसको बार बार बनाया जा सकता है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। एक होती है अनवीनीकरण, जो एक बार यूज में ले ली तो वापस वो बना नहीं सकते, ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल बोल दिया जाता है। ठीक है, अभी अब सबसे ज्यादा काम हो रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर हो रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है। देखो इसके स्रोत पढ़े तो कैसे कैसे रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा सकती है। जो भी वेस्ट पदार्थ है उनसे बनती है तो उसको बोल दिया जाता है बायोमास एनर्जी, ठीक है, या बायोगैस बोल दिया जाए। गोबर वगैरह से जो गैस बना रहे हो सड़े गड़े कचरे से,
वो आपकी बायोगैस होगी या बायोमास से बनने वाली ऊर्जा होगी। एक होता है जो भूमि के अंदर होते हैं, भूतापीय ऊर्जा। जैसे जैसे ज़मीन में अंदर जाती है तापमान बढ़ता है, आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उस तापमान से अपने एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो है भूतापीय ऊर्जा। एक जो महासागर में जो तरंगें उठ रही है उन पर भी तो तरंग ऊर्जा बोल दिया जाता है। तो तरंग ऊर्जा भी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है। ऐसे ही हमने देखा है ज़मीन पर सबसे ज़्यादा क्या है, जल है। पीने लायक कम है बट जल बहुत है, तो उससे जो विद्युत प्राप्त कर रहे हैं वो है जल विद्युत। चाहे बांध लगाकर प्राप्त करो चाहे कैसे भी, ठीक है ना। तो जल विद्युत हो गया स्रोत। फिर स्रोत पढ़े तो ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र में महासागरों में ज्वार उत्पन्न हो रहा है उससे जो ऊर्जा बना रहे हैं हम टरबाइन घुमा करके, वो होती है आपकी ज्वारीय ऊर्जा। सबसे ज़्यादा अभी काम वर्तमान में किया ही जा रहा है वो है सौर ऊर्जा पर। सूर्य की एनर्जी इसमें ऊर्जा का स्रोत रहता है, जो कि आपको ही पता है सबसे अच्छी सूर्य ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ है, सूर्य पर है। तो उसकी रोशनी से ही जो ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है सोलर एनर्जी भी। एक है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी भी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अभी इस पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखो सीईटी वालों ने यही पूछा कि जो महासागर से जो आप तरंगे उठ रही है तो उससे जो ऊर्जा बन रही है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई। तो महासागर से जो बनती है उसको बोला जाता है OTEC। अब इसी OTEC की फुल फॉर्म पूछ ली उन्होंने, तो ये याद रखना OTEC की फुल फॉर्म क्या होता है, ओशन थर्मल। क्या होता है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। ओटेक की फुल फॉर्म पूछी थी, OTEC की फुल फॉर्म पूछी थी। तो ओशन, ओशन का मतलब महासागर, ठीक है। थर्मल, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये सीईटी में पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ऊर्जा के स्रोत में एक नवीनीकरणीय होते हैं जिसको रिन्यूएबल एनर्जी बोल दिया जाता है, जिसको रिन्यू किया जा सके, बार बार बनाया जा सके। ऐसे ही दूसरी तरफ हमने पढ़ा अनवीनीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें आपके जो भी चट्टानों से निकाल रहे हो आप लोग, कोयला निकाल रहे हो आप, डीजल पेट्रोल केरोसिन निकाल रहे हो, उनकी बात करें तो पेट्रोलियम, ये क्या, पेट्रो का मतलब चट्टान होता है, ओलियम का मतलब तेल। ये सारे के सारे क्या है, अनवीनीकरणीय भी। अगर एक बार खत्म हो गए तो वापस नहीं ये प्राप्त कर सकते हम। एक है प्राकृतिक गैस। पेपर में यही पूछा जाएगा कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है या नहीं है, तो हमें इनके उदाहरण ही याद रखने हैं। एक है नाभिकीय ईंधन, और एक यहीं पर रहता है आपके, वो है कोयला। और आपको बता दूं भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा या बिजली या ऊर्जा किससे बन रही है, तो वो कोयले से बन रही है, थर्मल पावर प्लांट से बन रही है। जहाँ थर्मल का मतलब है कोयला, कोयले के द्वारा सबसे ज़्यादा हमारे क्या कर रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं। तो ये क्रम काफ़ी बार पूछा जाता है। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं ऊर्जा का क्रम, ठीक है। तो भारत में ऊर्जा का क्रम मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। भारत में ऊर्जा का क्रम, इस पर भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। और लगभग जनता क्या है, सोलर एनर्जी करके आती है। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आप लोगों की। थोड़ा पढ़ करके जाया करो, ये हाथ से पक्का क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, तापीय संयंत्र से किए जाते हैं, थर्मल पावर प्लांट से, कोयले वाले प्लांट है ना उनसे। तो थर्मल पावर प्लांट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त कर रहे हैं, ऊर्जा का क्रम है तापीय संयंत्र से। उसके बाद में भी ध्यान रखना जल से करते हैं, जल विद्युत से, कहीं आप सोलर पर चले जाओगे। उसके बाद में आते हैं हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या गैर परंपरागत सोर्स पर। गैर परंपरागत, जो परंपरा से अलग है। पहले परंपरा यही थी लकड़ी जलाते थे, अब क्या है, उस परंपरा को छोड़ दिया। इसका मतलब किससे प्राप्त कर रहे हो, सोलर सेल से। तो मैं लिख देता हूं सौर एनर्जी और पवन ऊर्जा,
अब आते हैं तीसरे नंबर पर आती है, सबसे ज़्यादा हम तापीय संयंत्र से प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद में जल विद्युत से, फिर सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से, और अंत में परमाणु संयंत्र है। ध्यान रखना, अंत में क्या है आपके परमाणु संयंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तो भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है? तापीय संयंत्र से प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब यहां पर पढ़ने बैठे हमने अंत में पढ़ा परमाणु संयंत्र के बारे में। देखो, तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, परमाणु संयंत्रों की भी बात करें तो हमारे लिए महत्वपूर्ण 7 ही परमाणु संयंत्र है जो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हम बड़े परमाणु संयंत्र कितने हैं? 7 हैं भाई, परमाणु संयंत्र। परमाणु संयंत्र की बात करें तो 7 पढ़ने हैं। भारत का इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र बताओ। तो पहला था भाई तारापुर। तारा का मतलब स्टार होते हैं, स्टार कहाँ होते हैं? मुंबई में, महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र में पहला परमाणु संयंत्र लगा था, अमेरिका के सहयोग से लगा था भाई। तो तारापुर महाराष्ट्र हो गया। फिर दूसरा, इनके आगे का क्रम नहीं होता है, दूसरा कौन सा है? तीसरा हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट है, पहला है तारापुर महाराष्ट्र में, फिर इनके क्रम आगे पीछे आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं बाकी महत्वपूर्ण। रावत बाटा। रावत बाटा कहाँ है? राजस्थान में है भाई। ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? रावत बाटा, राजस्थान में। फिर हम पढ़े तीसरा है कलपक्कम, महाराष्ट्र तमिलनाडु में, सॉरी जगह कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। पढ़ने के लिए याद रख सकते हो। स्टार कहाँ होते हैं लोग? मुंबई में। मुंबई किसकी राजधानी? महाराष्ट्र की। कल पक्का मिलना, तू मिल तमिलनाडु। तू मिल कब? कल पक्का। ठीक है, रा से रावत हो गया, रा से राजस्थान हो गया अभी। चौथा पढ़े हम, वो है नरोरा यूपी। नरोरा यूपी उत्तर प्रदेश में भी नरोरा। तो देखो वहां पर आपको ही पता है कि जो गैंगस्टर है वो रो रहे हैं भाई। कहां पर? यूपी में। रोरा रोरा है ना, रो रहे हैं, रो रहे हैं। तो नरोरा कहाँ हो गया? यूपी में। अब आप किसी के भी कांकरा मारना, कंकर पत्थर मारना और गुजर जाना उसके पास से, तो काकरा पार। काकरा पार, कंकर मारना और पार हो जाना, उसके पास से गुजर जाना, तो गुजरात में भी काकरा पार पूछा जा सकता है। तो 6-7 अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहला है तारापुर महाराष्ट्र, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अंतिम जो बना है वो कहां पर है, सबसे बड़ा कहां पर है, किसके सहयोग से, ये क्वेश्चन बनता है। अब है केगा। कोई भी कंगे के लिए क्या करता है? नाटक करते हैं। केंगा है ना, कंगा याद करना, नाटक करता है। तो कर्नाटक में भी केगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में। पूछ लिया जाए भारत का सबसे नया नवीनतम परमाणु संयंत्र बताओ, वो है कुड्डनकुलम। कुड्डनकुलम कहाँ पर? तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा वाला संयंत्र कौन सा है? कुड्डनकुलम है भाई, तमिलनाडु। सबसे नया वर्तमान में कौन सा है? कुड्डनकुलम, तमिलनाडु। ये पूछा जा सकता है किसके सहयोग से? तो ये बना हुआ है रूस के सहयोग से। सबसे पहला तो है तारापुर और सबसे नवीनतम है कुड्डनकुलम। सबसे अधिक क्षमता वाला कौन सा है? कुड्डनकुलम, तमिलनाडु है, रूस के सहयोग से। पहला किसके सहयोग से लगा था? अमेरिका के सहयोग से। कौन सा? तारापुर, महाराष्ट्र। अब भाई कुछ और महत्वपूर्ण आगे बढ़े। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कई बार कि सूर्य से ऊर्जा जो बन रही है उसका कारण बताओ भाई। तो मैं यहां बातें लिख देता हूं। सूर्य से ऊर्जा, देखो सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा सबसे है जब जो कभी नहीं खत्म होने वाली। तो सूर्य से ऊर्जा जो बन रही है, उद्गम है, उसके कारण बता देता हूं। उद्गम के कारण पेपर में पूछ लिए जाते हैं तो हमें पता होनी चाहिए। तो देखो एक तो है वो तापीय ऊर्जा है भाई, तो ये कारण भी है तापीय ऊर्जा। दूसरा है वहां पर नाभिकीय क्रियाएं होती रहती हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा है। और तीसरा है ताप और नाभिकीय दोनों है, ठीक है, तो ताप नाभिकीय ऊर्जा भी बोलते हैं। 3 ऊर्जा के कारण भाई कि सूर्य पर ऊर्जा क्यों बन रही है? तापीय ऊर्जा,
यहाँ पर वहाँ पर क्या हो रही है, नाभिकीय रिएक्शन हो रही है, अभिक्रियाएं हो रही है जिससे ऊर्जा बन रही है, तो नाभिकीय ऊर्जा, या बोल सकते हो ताप व नाभिकीय ऊर्जा। तो 3 प्रकार की ऊर्जा के कारण हो गए उद्गम के कारण। अब पढ़ लिया जाए फोटोवोल्टीय संबंध किससे है, तो ध्यान रखना सौर ऊर्जा से है, सौर ऊर्जा से है फोटोवोल्टीय संबंध। मैं यहां लिख देता हूं, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, फोटोवोल्टीय संबंध किससे है, सौर ऊर्जा से। सबसे ज्यादा पता है आपको कि पवन कहाँ चलती है, डेनमार्क में। डेनमार्क में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां लगी हुई है। तो लिख लेना, पवनों का देश किसको बोला जाता है, पवनों का देश वह डेनमार्क। कौन सा है भाई, डेनमार्क देश को बोला जाता है, ठीक है, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन में। तो पवनों का देश कौन सा देश है, डेनमार्क को बोला जाता है। अब एक छोटा सा, जब यहाँ ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं तो ऊर्जा द्रव्यमान संबंध पूछ सकता है भाई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कम चांस है आजकल इसके आने के, फिर भी आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध फॉर्मूला ही पूछा जाता है, संबंध बताओ, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बताओ क्या है, E = mc²। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, आजकल नहीं पूछा जा रहा भाई, पता नहीं क्यों। E है यहाँ पर ऊर्जा, m है मास द्रव्यमान, और c है क्या, प्रकाश की चाल को बोला जाता है। तो E = mc²। E है आपकी ऊर्जा एनर्जी, m है मास द्रव्यमान, और c है आपकी प्रकाश की चाल, प्रकाश की, याद रखिए प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, ठीक है। तो यह है प्रकाश की चाल। अब हम कुछ छोटी छोटी बातों में ऊर्जा जब पढ़ा तो मैं एक चीज पढ़ाता हूँ, स्थितिज ऊर्जा। राजस्थान के पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा क्या है। ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, जब स्थिति कोई भी स्थिति है उससे जो ऊर्जा बन रही है वो स्थितिज ऊर्जा है। जब किसी वस्तु को विशेष अवस्था या स्थिति के कारण या कार्य करने की क्षमता आ जाए ना, कोई भी विशेष स्थिति के कारण, तो वो क्या बन जाती है, स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी भी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाए वही क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे में बांध बना करके क्या किया जाता है, जल द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो देखो क्या उसकी एक स्थिति है जल को रोकने की, और उससे क्या बना रहे हैं हम, ऊर्जा बना रहे हैं। तो बांध बनाकर, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, ध्यान रखना। बांध बनाकर इकट्ठा किए पानी से ऊर्जा बनाना, इकट्ठा किए पानी की ऊर्जा, इकट्ठा किए पानी की ऊर्जा। एक कई बार तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की जो ऊर्जा होती है वो भी इसी का उदाहरण है, तनी हुई स्प्रिंग। ये एक अवस्था होगी स्प्रिंग, जिसको आप छोड़ोगे तो क्या रहेगा, एक कार्य करेगी और जिससे ऊर्जा प्रोड्यूस होगी। तो तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, कमानी होती है उसकी ऊर्जा किसका उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या आता है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा के कैसी होती है, तो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऐसे पूछ लिया जाए बांध में संग्रहित जल द्वारा धारण की गई ऊर्जा बताओ कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। दोनों ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। ऐसे ही उदाहरण पूछा जा सकता है कि एक बंदूक से गोली चलाता है भाई कोई, तो वो गोली में कैसी ऊर्जा है, तो ये याद रखो कि वो क्या कर रही है, गति कर रही है। तो गतिमान वस्तु से जो भी ऊर्जा प्राप्त होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या रहेगा सदैवी, गतिमान वस्तु से ऊर्जा, गतिमान वस्तु से जो भी ऊर्जा मिलेगी वो गतिज ऊर्जा भी इंपॉर्टेंट रहता है। काफी बार यूं ही पूछा हुआ, एक बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली में कैसी ऊर्जा है, तो ध्यान रखना गतिज ऊर्जा है, ठीक है। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों से प्राप्त ऊर्जा
या ये पास ऊर्जा कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो मैं उदाहरण लिख लेता हूं दोनों ही। बंदूक की गोली, बंदूक से दागी गोली की ऊर्जा, गोली की ऊर्जा कैसी ऊर्जा होगी भाई, गतिज ऊर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, विद्युत पोल वगैरह है, बिजली पैदा करने के लिए जो तरंगे पैदा हो रही है वो कैसी ऊर्जा है, तो वो गतिज ऊर्जा है भाई। तो बिजली पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगे, विशाल तरंगे के पास ऊर्जा कौन सी होती है, याद रखना गतिज होगी, स्थितिज मत कर देना। विशाल जो तरंगे इधर से उधर बहती है, इसका मतलब क्या हो रही है, गति है। तो उससे जो ऊर्जा पैदा होगी वो कैसी ऊर्जा है, आपकी गतिज ऊर्जा है। दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक छोटी सी बात, मैंने मात्रक चैप्टर पढ़ा चुका है, जरूर पढ़ के जाना भाई। तो बल का मात्रक लिख देता हूँ, कई बार पेपर में पूछ लेता है भाई, यहाँ इससे आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी पढ़ लेना। बल का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है, बल का न्यूटन। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो बल का मात्रक क्या रहता है, न्यूटन। ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन है। अब हम बात करें कि अच्छे क्वेश्चन उठाएं कि जब हमने पढ़ा विद्युत धारा, हमने पढ़ा कार्य, शक्ति, ऊर्जा, तो हमें पता तो होना चाहिए जो घर पे जो आप उपकरण काम में ले रहे हो, जो आपकी एसी धारा के साथ में जो चल रहे हैं उपकरण, वो किस वोल्ट के हैं और कितने हर्ट्ज आवृत्ति पर चल रहे हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, भारत के लिए पढ़ दें अपने। इंपॉर्टेंट बात रहती है ये कि पेपर में काफ़ी बार पूछता है कि घर में जो अपने भारत की बात कर रहा हूँ, घर में आवृत्ति कैसी होती है। घर में जो आप उपकरण यूज में ले रहे हो, तो उसके लिए जो आपके पास घर में विद्युत आ रहा है उसकी आवृत्ति कितनी है, तो 50 हर्ट्ज है भारत में। और जो वोल्टेज यूज में आती है वो होती है अपने 200 से लेकर 220 वाल्ट। और अपने में याद रखना हमारे 220 वाल्ट है, 20 वोल्ट, वाट नहीं बोला, वोल्ट। तो भारत में घर में आवृत्ति कैसी रखी जाती है, यह आरएस में आया हुआ सवाल है कि भारत में एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, मुख्य धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 साइकिल पर सेकंड या 50 हर्ट्ज होती है घर में जो आवृत्ति आ रही है। वोल्टेज कैसा है, 220 वोल्ट। विदेशों में क्या होता है, आवृत्ति बढ़ा दी जाती है, वोल्टेज कम होते हैं। वहाँ वाले इंस्ट्रूमेंट अपने भारत में काम नहीं करते, इसी वजह से। तो भारत में घर में आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की, और वोल्टेज कितने होते हैं, 220 वोल्ट के आपके पास क्या मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे घर में। ऐसे ही पूछ लिया जाए घर में जो आपके पास एसी है, अल्टरनेट करंट है, उसको डीसी, डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है। ठीक है, ये होती है एसी अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को डीसी, दिष्ट धारा में कौन बदलता है, दिष्ट धारा। एसी को डीसी में कौन बदलता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, रेक्टिफायर या दिष्टकारी बदलता है, दिष्टकारी। पक्का क्वेश्चन बनते हैं इस पर भाई, रेक्टिफायर काम में लिया जाता है। बाकी इन्वर्टर देखो वाइस वर्सा काम करता है, एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में। जब इन्वर्टर ना हो तो उत्तर क्या रहेगा आपका, दिष्टकारी या रेक्टिफायर। एक इन्वर्टर भी रहता है, बट इन्वर्टर क्या है, वाइस वर्सा है, एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में। आपके जो घर में जो उपकरण काम में लिए जा रहे हैं वो एसी है, अल्टरनेट करंट है, तभी तो आपके विद्युत का झटका लगता है तो आप छूट जाते हो। डायरेक्ट करंट होता है तो वो छोड़ता नहीं है, ध्यान रखना। तो एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर बदलता है। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि डीसी को एसी में कौन बदलता है भाई, डीसी को एसी में कौन बदलता है, आपका उत्तर होगा 2 लीटर। कौन बदलता है, 2 लीटर बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान रखना। ओसिलेटर या दूसरा कौन है, इन्वर्टर भी बदलता है। जो आप घर में इन्वर्टर काम में ले रहे हो तो वो डीसी को एसी में बदलता है और एसी को डीसी में। कैसे, देखो एसी को वो क्या करता है, चार्ज होता है, चार्ज होता है, जो बैटरी है वो डीसी होती है भाई, तो डीसी कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही जब वो डीसी से जब लाइट चली जाती है तो आपको बैटरी से आपके घर के इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। इसका मतलब उसके ऊपर जो इन्वर्टर रखा हुआ है उस बैटरी में जो डीसी आ रही है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, एसी में।
तो वाइस वर्सा काम करता है, इन्वर्टर बोल सकते हो। तो जब इन्वर्टर ऑप्शन में ना हो तो याद रखना डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में कौन बदलता है, तो याद रखना दोलित्र बदलता है या ऑसिलेटर बदलता है। और एसी को डीसी में कौन बदलता है, दिष्टकारी या रेक्टिफायर बदलता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र हम पहले पढ़ करके आ चुके हैं, क्या बोला जाता है, एमीटर बोला जाता है। हर कोई घर में एमसीबी रखता है भाई, ताकि अचानक से कोई शॉर्ट सर्किट हो तो आग ना लगे और वो डाउन हो जाए। तो पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि एमसीबी की फुल फॉर्म बताओ, एमसीबी की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ये हमेशा रट के चले जाना चाहिए। ये होती है फुल फॉर्म, सर्किट ब्रेकर, एमसीबी की फुल फॉर्म होती है। अब कहा जाता है, हमने पढ़ी है भी, अधातुएं क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है, अधातु विद्युत की सामान्यतः अधातु क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। बट याद रखना ग्रेफाइट है क्या, कार्बन का अपरूप, और अधातु है, ध्यान रखना। बट ये क्या है, विद्युत की सुचालक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अधातु है, सामान्यतः अधातु क्या होती है, कुचालक होती है। बट जो ग्रेफाइट है, जो पेंसिल के अंदर मिलता है, वो क्या होता है, सुचालक होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही एक धातु है हीरा, यह धातु है हीरा। ये क्या होती है, विद्युत की कुचालक और उष्मा की सुचालक होती है, ध्यान रखना। और ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का तो सुचालक है और उष्मा का कुचालक है। दोनों अच्छे सवाल बनते हैं। तो ग्रेफाइट पढ़ के जाना भाई, कौन सी सामान्यतः कौन सी है धातु है जो विद्युत की सुचालक है, वो है ग्रेफाइट। ठीक है। अब एक छोटे से 2-3 चीज और पढ़ते हैं और चैप्टर काफी लंबा हो गया है, इसको विराम देते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं न्यूमेरिकल टाइप के, वो हम आगे किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं और बता देता हूँ अंतिम, और फिर वीडियो का एंड करते हैं। पूछा जा सकता है कि डायोड की खोज किसने की, तो डायोड की खोज की थी फ्लेमिंग ने। किसने की, फ्लेमिंग ने। ऐसे ही पूछा जा सकता है ट्रायोड की खोज किसने की, ट्रायोड की खोज किसने की, वो की थी एलडी फॉरेस्ट ने, एलडी फॉरेस्ट ने की थी। और अंतिम इसमें पढ़े खोज की में, तो वो है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की खोज किसने, वो की थी डब्ल्यू शोकले, वह बर्डिन ने की थी, डब्ल्यू शोकले और बर्डिन ने। तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, डायोड अच्छे से पढ़ के जाना। तो डायोड की खोज किसने की, फ्लेमिंग ने। ट्रायोड की किसने की, एलडी फॉरेस्ट ने। और ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, डब्ल्यू शोकले ने खोज की। अब अंतिम बात आज की वो पढ़ते हैं। देखो बोला जाता है उपग्रहों के ऊपर क्या लगे होते हैं, तो याद रखना ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। किसके ऊपर, उपग्रहों पर लगे होते हैं। इसीलिए इसको बोला भी जाता है हार्ट ऑफ सैटेलाइट, हार्ट ऑफ सैटेलाइट। किसको कहा जाता है, ट्रांसपोंडर को कहा जाता है, ध्यान रखना। हार्ट ऑफ सैटेलाइट किसको बोला जाता है, ट्रांसपोंडर को। कुछ नहीं करते ये, उच्च आवर्ती सिग्नल को निम्न आवर्ती में बदलते हैं। क्या कार्य है, उच्च आवर्ती सिग्नल, उच्च आवर्ती सिग्नल किस में बदल रहे हैं, निम्न आवर्ती सिग्नल। यही इनका कार्य होता है। उपग्रहों के ऊपर क्या लगे होते हैं, ट्रांसपोंडर। पूछ लिया जाए हार्ट ऑफ सैटेलाइट किसको बोला जाता है, ट्रांसपोंडर को बोला जाता है। क्या करते हैं, उच्च आवर्ती को निम्न आवर्ती में कन्वर्ट करते हैं। जो आप घर में डीटीएच काम में ले रहे हो, उसकी कई बार पूछ लिया जाता है किस बैंड पर काम करता है, तो केवी बैंड पर काम करता है भाई। और इसकी रेंज होती है 12 से 18, उपग्रह की तरफ ही रहता है तभी तो। 12 से 18 गीगाहर्ट्ज के बीच में आपके डीटीएच चलते हैं, चाहे एयरटेल चला लो, आप टाटा स्काई चला लो, तो इनकी रेंज क्या रहेगी, 12 से 18 गीगाहर्ट्ज के बीच में ये उपग्रह की साइड में रहते हैं। ये केवी बैंड पर काम करते हैं। इतनी ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अगले
वीडियो में हम अच्छे अच्छे और फैक्ट लेकर के आएंगे, उसमें भी पढ़ लेंगे आगे। वरना यहाँ मैं एक बता देता हूँ, ट्रांसफॉर्मर जो घर के बाहर लगे होते हैं ये कुछ नहीं करते, एसी वोल्ट बढ़ाते हैं भाई, एसी वोल्टता बढ़ाता है भाई, अल्टरनेट करंट को बढ़ाने और कम करने का काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण बातें हैं, आप अच्छे से वीडियो देख करके जाइए। वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर सुझाव दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। इस इतने वीडियो से आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे हर कंपटीशन एग्जाम के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो तैयारी कर रहा है राजस्थान सीईटी की, वो ये वीडियो देख करके ज़रूर जाना, इससे आपको पक्का प्रश्न मिलेगा। और जैसे ही आपका पेपर हो जाए अच्छा और लगे 40% से ऊपर बढ़ गए, चुपचाप वापस से सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पटवारी का सिलेबस सेम है, वैकेंसी का एग्जाम है जनवरी फरवरी में। जी जान लगा दो, आपको नोट्स से बाहर नहीं मिलेंगे और जल्दी आपके लिए एमसीक्यू क्लास भी लेके आऊँगा मैं। जो भी आपको डाउट लगे किस पर वीडियो बनाने हैं, अपने सुझाव जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। और एक और अंतिम सूचना कि जो साथी हमें नौहर के आसपास से क्षेत्र से हो, हनुमानगढ़ के, तो हमारे साथ ऑफलाइन कोचिंग में जुड़ना चाहते हो तो नए बैच स्टार्ट हुए हैं रेलवे और एसएससी जीडी के, रीट के, और आपके लिए सीईटी जो +2 का पेपर है अभी 1 महीने बाद, उसके भी बैच स्टार्ट किए हैं। मैराथन क्लासेस बोल सकते हो या बूस्टर डोज बोल सकते हो। अंतिम 20 से 25 दिन मेहनत करते हैं जिससे अपने अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। बाकी अन्य कंपटीशन के एग्ज़ाम के भी बैच चल रहे हैं, आप हमसे कॉल कर सकते हो। ज़रूर जुड़िए, आपकी अपनी संस्था है, आपका अपना चैनल है, प्यार देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।